हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। केंद्र सरकार ने जारी किए टीकाकरण के नए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार करेगी 75% वैक्सीन की खरीद। प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी वैक्सीन। राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और टीकाकरण की रफ्तार के हिसाब से राज्यों को दी जाएगी वैक्सीन। केंद्र ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया बड़ा कदम। पिछले 2 दिनों में ही दिया 44 करोड़ डोज के ऑर्डर। अगस्त से सितंबर तक उपलब्ध होंगी 1 अरब से भी अधिक वैक्सीन। देश में 63 दिनों के बाद दैनिक मामले 1 लाख से कम, 86,000 नए मामले किए गए दर्ज। कोरोना के मामलों में सुधार के बाद विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों में ढील। बिहार में लॉकडाउन खत्म, सिर्फ रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी। राजस्थान में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने के उद्देश्य से लॉन्च की वेबसाइट। कहा, सरकार 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। राज्य भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों की दी जानकारी, साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था से भी कराया अवगत। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका की राष्ट्रीय लैब की रिपोर्ट के हवाले से किया खुलासा। वुहान की लैब से ही निकला था जानलेवा कोरोना वायरस। अमेरिका के विदेश विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर की थी जांच। क्लाउड में गड़बड़ी के कारण आज बहुत देर तक ठप रही अमेजॉन, रेडिट सहित दुनिया की बड़ी वेबसाइट। ब्रिटेन की सरकारी वेबसाइट, फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन वेबसाइट भी रही प्रभावित। नमस्कार, हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात आज के बड़े फैसले की।
केंद्र की तरफ से 1 मई से शुरू होने वाले सभी नागरिकों के लिए मुफ्त टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार देश के निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% खरीद करेगी। ये टीके राज्यों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिकता के अनुसार सभी नागरिकों को राज्यों द्वारा निःशुल्क टीकाकरण दिया जाएगा। टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी जिनकी दूसरी खुराक बाकी है और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा राज्यों को जनसंख्या, मामलों के भार जैसे मानदंडों के आधार पर टीके आवंटित किए जाएंगे। निजी अस्पतालों के लिए टीके की खुराक की कीमत वैक्सीन निर्माता द्वारा घोषित की जाएगी। निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपये प्रति खुराक चार्ज कर पाएंगे। तो वहीं सरकार ने कहा है कि सभी नागरिक मुफ्त टीके के हकदार हैं, पर जो भुगतान करने की क्षमता रखते हैं उन्हें निजी अस्पताल के टीकाकरण केंद्र के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में अपने संबोधन में जानकारी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने के कोई आंकड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसी भारतीय या फिर ग्लोबल स्टडी में ऐसी बात नहीं कही गई है कि बच्चों पर ज़्यादा असर हो रहा है। यहाँ तक कि दूसरी लहर में भी जो बच्चे संक्रमित हुए उनमें मामूली लक्षण ही थे। इसके अलावा कुछ और बीमारियों के चलते उनकी गंभीरता बढ़ गई थी। एम्स के निदेशक ने राहत की उम्मीद बंधाते हुए कहा कि मैं नहीं मानता कि भविष्य में भी बच्चों पर कोरोना का कोई गंभीर असर होगा। अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें, चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। और अगर हमें अगले वेव्स को रोकना है तो ये हम सबके हाथ में है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ेंगे, तो हमारे लिए आगे के लिए वेव्स नहीं बनेंगे। और ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बोथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्सिक्वेंट वेव्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन की द सब्सिक्वेंट वेव्स आर गोइंग टू कॉज मोर सीवियर डिजीज इन चिल्ड्रन। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि कुल रिकवरी रेट तेजी से बढ़ते हुए 94.3% हो गया है। इसके अलावा 1 से लेकर 7 जून के दौरान पॉजिटिविटी रेट 6.3% ही रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते एक सप्ताह में नए केस में 33% की कमी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि हम ब्राज़ील और उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंख्या में यूपी बड़ा राज्य होने के बावजूद वहां ब्राज़ील से कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या काफ़ी कम है। अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें, करीब 22.46 करोड़, यह जनसंख्या अगर देखें तो ब्राज़ील जैसे एक देश की जनसंख्या इसके समान है। और साथ में अगर हम एरिया देखें या पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, यहाँ पर ब्राज़ील में हाईएस्ट पीक वॉज 759 केसेस पर डे पर मिलियन एज ए पीक। इसी तरह यूपी में इट इज़ एज लो एज 169, यानी कि 4.4 टाइम्स कम इस अनुपात में यहाँ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बट अगर केसेस देखें, कितने केसेस एक डेवलप्ड देश में वर्सेस एक स्टेट में हमने रिपोर्ट किए पाए, तो उस विषय में हम देखेंगे कि 5.5 टाइम्स लेसर केसेस, क्यूमुलेटिव केसेस हैव बीन रिपोर्टेड विज़ यूके। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जानकारी दी कि अगस्त से सितंबर के बाद देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता होगी। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है हमारे देश के, 25% जो बच गया है उनका मैन्युफैक्चरिंग अप टू 25% वो प्राइवेट मार्केट में उसको बेचेंगे। और दिस विल बी द टोटल प्रोडक्शन का 25%। 75 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, स्टेट्स को कुछ प्रोक्योर नहीं करना है। प्राइवेट में 25% जाएगा, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट होगा और वहाँ से टीके फिर आगे लगेंगे। कि स्टेट देखेगी कि मेरे पास इतना नेटवर्क अवेलेबल है फैसिलिटीज़ का,
ये सारे कोविन पे चिन्हित हैं और उनकी तरफ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी उपलब्धता बढ़ाने के लिए इतनी डोजेस मिलनी चाहिए, फिर वो आगे इसको पहुंचाएंगे और दूसरी तरफ ये डिमांड सेंटर को देंगे और सेंटर फिर इनको इकट्ठा करके परचेज करा के उपलब्ध करवाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल अपना सर्विस चार्ज लिमिट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 600 रुपये का वैक्सीन है उसके ऊपर 1600 रुपये और लगाएं या 4000 रुपये और लगाएं। सर्विस चार्जेस आर नाउ फिक्स्ड एट ₹150। और अब कुछ और बड़ी खबरें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी लाने के मकसद से आज एक देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। प्लास्टिक कूड़े का न केवल स्थानीय बल्कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस संदर्भ में 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से हटाने का आह्वान किया था। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी के लिए व्यवहारगत परिवर्तन बहुत आवश्यक है। ऐसे में इस जागरूकता अभियान का महत्व और बढ़ जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में GIZ, UNEP और FICCI ने इस अभियान की शुरुआत की। Starting from the children and going to every household. We have taken 2 items in this to spur innovation and entrepreneurship in area of tackling plastic waste, pollution, elimination of single-use plastic. I am happy to share that the ministry will be launching India Plastic Challenge Hackathon 2021 this month. This will be a unique competition calling upon startups and entrepreneurs and students of higher education institutes to develop innovative solutions to mitigate plastic pollution and develop alternative to single-use plastic. अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने बंगाल की जनता के साथ हमेशा खड़े रहने का आश्वासन दिया। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी आज शाम भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा काफ़ी अहम है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हो रही हिंसा की घटनाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। शुभेंदु अधिकारी के राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद उनका ये पहला दिल्ली का दौरा है। बीजेपी जून के मध्य से राज्य में हो रही हिंसा के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर सकती है। और अब बात राज्यों के अनलॉक की। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के मामलों में कमी आने के साथ ही दुकानों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चरणबद्ध अनलॉक की प्रक्रिया में ऑड इवन के साथ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। लंबी बंदी के बाद 2 दिन के व्यवसाय में ग्राहकों की कमी से दुकानदार खुश नहीं हैं। हालांकि उनका मानना है कि जल्द ही लोग बाहर निकलना शुरू कर देंगे और काम धंधा पटरी पर लौट आएगा। अगली खबर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच एक महान संबंध है जो न केवल सामान्य मूल्यों को दर्शाता है बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में ज़बरदस्त वृद्धि की है। 2016 में व्यापार 3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में 4.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। मंत्री ने कहा कि दोनों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। Bilateral business and government-to-government relations are on a strong institutional footing. India and Sweden Defence Cooperation (MOU), which was signed during the European Union-India Summit under presidency of Sweden, has scope for exchange of expertise, training, logistics and maintenance, military technical cooperation, defence industrial and research development cooperation and exchange in UN peacekeeping missions. ओडिशा में आए यास चक्रवात के बाद राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की मदद से NDRF और अन्य रेस्क्यू टीमें लगातार स्थिति सामान्य करने में जुटी हुई है। ओडिशा के तटीय जिले बालासोर में अभी भी
रिहायशी इलाकों में जलभराव हो रहा है। स्थिति का ग्राउंड जीरो का जायजा लेने के लिए डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची बालासोर जिले के चांदीपुर ब्लॉक के सिकोना गांव में। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। ओडिशा में आए यास चक्रवात के बाद राहत और पुनर्वास के कार्य जारी हैं। केंद्र सरकार ने यास चक्रवात से निपटने के लिए राज्य को 641 करोड़ रुपए की मदद की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ओडिशा का दौरा कर भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक की और हालात का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ओडिशा के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं। यही वजह है कि जब भी राज्य में आपदा या अन्य स्थिति आती है तो केंद्र की तरफ से तत्काल मदद मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी नेचुरल कैलामिटी होता है वहाँ का राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लेते हुए किसी भी पार्टी का हो पूरा आंतरिकता के साथ मदद करते हैं। और जो केंद्र का टीम आया है तो राज्य का टीम के साथ मिल करके एनडीआरएफ, वुड्राफ, फॉरेस्ट और ये फिशरी वाले बाकी सब लोग मिलकर पुलिस और ये फायर सर्विसेज, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब मिलकर के पूरा ताकत लगा करके लोगों का मदद करने की कोशिश करें। ओडिशा में यास चक्रवात के बाद ग्राउंड जीरो की स्थिति का जायजा लेने के लिए डीडी न्यूज की टीम पहुंची बालासोर जिले के तटीय इलाके चांदीपुर ब्लॉक की सिंकोना ग्राम पंचायत में। यहाँ पूरा गांव पानी से लबालब है, खेतों में जलभराव हो गया है, घर जलमग्न है। राज्य प्रशासन से मदद की आस लगाए ग्रामीणों को स्थानीय ग्राम प्रधानों ने अपने स्तर पर चावल, दाल, ड्राई फ्रूट, पानी, मास्क, सैनिटाइजर व अन्य जरूरी सामग्री देकर अपना नागरिक दायित्व निभाया है। कोरोना महाकाल में पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे इन बेबस ग्रामीणों को यास चक्रवात ने फिर से दंश झेलने को मजबूर कर दिया। हालांकि अब इनको खाद्य व अन्य सामग्रियां मिली तो इन्होंने राहत की सांस ली। हम लोग अभी हैं सिकोना पंचायत ऑफिस में। अब हर घर में पानी घुसा है। हम लोगों को घर घर घूम के सैनिटाइजर और वो पानी बोतल और ये जो ड्राई फ्रूट्स जो भी दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हम हैं। वो घर से बाहर निकलना मुश्किल है, किसी के पास छोटा बच्चा है, अंधेरा है, घर में पानी घुस गया तो सांप वगैरह घुस रहा, वही सब खतरा है। यहाँ स्थिति बहुत खराब है। पानी, लाइट, पानी घर में पानी घुसा हुआ है और लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, पीने का पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, खाना वाना बनाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तबाही का मंजर लेकर आया यास चक्रवात भले ही चला गया हो लेकिन यादों के रूप में बर्बादी के अवशेष छोड़ गया है। एनडीआरएफ की टीमें राज्य आपदा बलों के साथ मिलकर राहत व पुनर्वास के कार्य में दिन रात जुटी हुई है। उम्मीद है जल्द स्थिति सामान्य होगी और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। और अब कोरोना कहां से आया? जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की जान ले ली है, मगर अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया कि आखिर ये कोविड-19 वायरस आया कहां से। चीन पर कई बार वायरस को फैलाने के आरोप लग चुके हैं। अब इस दावे के सच होने पर कुछ हद तक अमेरिका ने भी सहमति जताई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका की राष्ट्रीय लैब की रिपोर्ट के हवाले से ये खुलासा किया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि वुहान की लैब से ही जानलेवा कोरोना वायरस निकला था। अमेरिका के विदेश विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर जांच की थी। आज की एक और बड़ी खबर, ग्लोबल इंटरनेट आउटेज के कारण दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है, जिसके कारण आज दुनिया भर के यूजर्स कई वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट आउटेज के कारण अमेजॉन, रेडिट, स्पॉटिफाई, ट्विच, स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, government.uk, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, फाइनेंशियल टाइम्स सहित कई वेबसाइट्स ठप हो गई हैं। आमतौर पर एक अहम इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के कारण इस तरह का आउटेज देखने को मिलता है। और अब खबर खेल जगत की। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा से इस बार टोक्यो ओलंपिक में पदक की उम्मीद है। उन्होंने एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशंस के जरिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। 2015 में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
2018 में एशियाई खेलों के मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता थी। अब सभी की निगाहें ओलंपिक्स में उनके प्रदर्शन पर है। The gold medalist and Commonwealth champion representing India, Monica Batra. इंडियन फ्लैग जब आपका ऊपर जाता है और नेशनल एंथम बजता है तो लाइक गूज़बम्स आते हैं। अभी भी लाइक बोलते हुए भी मुझे वो फीलिंग आ रही है कि हाउ हैप्पी आई वाज स्टैंडिंग ऑन दैट पोडियम। जब मैं 4 साल की थी तब मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगी। उस टाइम ऐसा होता था कि फ़न के लिए खेलते थे, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो माइंड में नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। मॉडलिंग के ऑफर्स आए थे बट मेरे माइंड में एक ही चीज़ था कि मुझे टेबल टेनिस में ही आगे पहुंचना है और टेबल टेनिस इस गेम को आगे पहुंचाना है। 2008 में सिर्फ 13 साल की उम्र में देश का प्रतिनिधित्व कर मनिका ने ये साबित कर दिया कि टेबल टेनिस को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। आने वाले वर्षों में 2015 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप और 2016 साउथ एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल जीतकर मनिका की नजर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स पर थी, जहां उन्होंने इतिहास रच डाला। It was a big sensation in 2018. She won 4 medals in Commonwealth Games. Nobody was surprised that ITTF gave a breakthrough award to Monica. मनिका बत्रा की जीत में उनका ब्रह्मास्त्र है उनकी स्विच की टेक्निक। ट्विडल जो स्विच करती हूँ मैं अभी, वो मैं जैसे घर पे बैठते खाते हुए और सोच रही होती हूँ अगर कुछ, तो मैं ट्विडल करती रहती थी, तो वो मेरी आदत बन गई थी। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेबल पे इम्प्लीमेंट करूँ, एंड इट रियली वर्कड फॉर मी। मनिका का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, एक उदाहरण बनना भी है, ताकि देश के गांव-गांव से लड़कियां अपनी पहचान बनाने के लिए टेबल टेनिस को अपना रास्ता बना सकें। मैं यंग जनरेशन के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। वेयर आई प्ले इन इंडिया खेलेगा सेंटर, वहाँ पे भी बहुत सारे यंग किड्स हैं, तो उनको अपने बिजी स्केड्यूल के टाइम लेकर मैं उनको कभी कभी टेक्निक के बारे में बताती हूँ। जो टॉप स्कीम इनिशिएटिव ये शुरू किया है बहुत अच्छा है, एंड प्लेयर्स को बहुत हेल्प मिल रहा है इससे, एंड फ्री माइंड से हम खेल सकते हैं, कहीं भी टूर्नामेंट जा सकते हैं, एंड दे आर देयर फॉर अस। मेडल जीतने की उम्मीद तो देश अपने हर खिलाड़ी से रखता है, पर कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनसे उसी उम्मीद पर 100% यकीन होता है। मनिका उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचने के बाद आज पूरे विश्व की निगाह मनिका के ओलंपिक्स के प्रदर्शन पर है, जिसका टिकट वो एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में हाईएस्ट रैंक्ड सेकंड प्लेस्ड प्लेयर बनकर हासिल कर चुकी है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना सबका ड्रीम होता है, एंड पर्सनली मेरा भी है। मेरा हमेशा से एम है कि मुझे उस लेवल पे लाना है टेबल टेनिस को, और सबकी सोच बदलनी है कि टेबल टेनिस भी कुछ है और ये लोग भी ओलंपिक में कुछ ला सकते हैं। मनिका भी टेबल टेनिस में भारत के स्वर्णिम भविष्य का नया अध्याय लिखने को तैयार है और बन चुकी हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। तो मनिका बत्रा से रहेगी ओलंपिक पदक की उम्मीद। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।